हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर जो 12 अपने पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रेखिक प्रोग्रामन समस्या। बच्चों इसको हिंदी में बोलते हैं रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं। ठीक है, अपने इंग्लिश में बोलेंगे इसको एलपीपी बोलते हैं बच्चों, शॉर्ट के अंदर इसको एलपीपी क्या बोलते हैं, एलपीपी। हिंदी में बोलते हैं रेखिक प्रोग्रामन समस्या, प्रॉब्लम यानी समस्या। तो सबसे पहले बच्चों अपने समझेंगे कि ये होती क्या है। ठीक है, पहले इसके कंसेप्ट के बारे में समझेंगे, फिर इनके जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में अपने बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों अपने समझते हैं कि रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या होती क्या है। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों ये जो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा जिससे आप को रिलेट कर पाओगे इसको रियल लाइफ से। तो बच्चों हमारे रियल लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर अपने को ये फाइंड करना होता है, जिसमें हमें ये फाइंड करना होता है कि किसी चीज को अपने को मैक्सिमम क्या चाहिए, किसी चीज के लिए मैक्सिमम क्या चाहिए। जैसे किसी कंपनी के प्रॉफिट के बारे में अगर अपने बात करें तो हमें प्रॉफिट क्या चाहिए, कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, और उसका लॉस क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। लॉस क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो मान लो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका कोई एक फंक्शन है, ये देखो मान लो ये z इक्वल 3x+4y। कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका ये टू वेरिएबल का फंक्शन है। आई मीन टू से बच्चों कंपनी का जो भी प्रॉफिट है ना, वो मान लो इस इक्वेशन पे डिपेंड करता है, इस इक्वेशन पे डिपेंड करता है 3x+4y। ठीक है, तो इस अगर प्रॉफिट को अगर हम मैक्सिमाइज कर पाएंगे तो ये हमारी समस्या का या उस प्रॉब्लम का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो z क्या है, z हमारा वो फंक्शन होता है जिसे हम मैक्सिमम या मिनिमम करना चाहते हैं। z को बच्चों अपने क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। z को क्या कहते हैं बच्चों, हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों कुछ डेफिनेशंस आएगी, तो उसके बारे में मैं वन बाय वन आपको समझाता जाता हूँ। पहले कुछ डेफिनेशंस है उनके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों देखो उन डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ नेम्स बोलता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि एलपीपी होती क्या है। एलपीपी है बच्चों अपने पास लीनियर प्रोग्रामिंग डील विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए लीनियर फंक्शन। ठीक है बच्चों, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है किसी भी समस्या को ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है किसी समस्या को बच्चों या तो उसका मैक्सिमम फाइंड करना या उनका मिनिमम फाइंड करना। तो बच्चों समस्याएं कैसी कैसी होती है, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो आपके घर पे आपकी सिस्टर की शादी है, तो आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि कम से कम खर्चे करें अपने, और ज्यादा से ज्यादा हमें उसका क्या मिले, प्रॉफिट मिले या लाभ मिले। ठीक है, जैसे एक हलवाई को अपने मान लो हलवाई को बुलाते हैं तो अपने चाहते हैं कि इसको अपने जितना भी मटेरियल दे उसके अंदर मैक्सिमम हमें क्या मिल जाए, लाभ मिल जाए या प्रॉफिट मिल जाए। या अपने कोई बुकिंग करते हैं किसी पैलेस की, अगर अपने बुकिंग करते हैं तो बच्चों अपने ये चाहते हैं कि इसकी जो कॉस्ट पड़े हमें, इसका जो खर्चा है वो कम से कम आए। ध्यान से सुनो, खर्चे हम कम करना चाहते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम करना चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चों किसी खर्चों को कम करना या किसी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, उसे इंग्लिश में क्या कह देते हैं बच्चों, ऑप्टिमाइजेशन कह देते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए लीनियर फंक्शन। हमारे सिलेबस में बच्चों लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का मतलब है, जैसे अभी मैंने प्रीवियस आपको एक क्वेश्चन दिखाया था जिसमें z इक्वल क्या है, 3x+4y। तो बच्चे हम उन्हीं समस्याओं को सोल्व करेंगे जो लीनियर होगी। जैसे यहाँ पे x के ऊपर पावर 1 है, y पे भी पावर क्या है, 1 है बच्चों। कि सर टू वेरिएबल्स की जो प्रॉब्लम होती है वो हमेशा लीनियर ही होती है। कोई जरूरी नहीं है बच्चों, कोई पावर वाली भी हो सकती है ये, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या लीनियर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो अपने एलपीपी पे ही बात करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, तो एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग डील विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए लीनियर फंक्शन of number of variables subject to a number of conditions on the variables in the form of linear inequality या inequations। आगे आगे मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, देखो जो भी हमारा z फंक्शन होगा उसे अपने क्या कहेंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। उस फंक्शन को अपने z को क्या कहेंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो z हमारा जो होगा x और y की फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये x1 x2 x3 xn तक लिखा हुआ ना बच्चों,
तो इसका मतलब है एक्स वाई जेड कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, लेकिन क्लास 12th में बच्चों हमारे सिलेबस में कितने वेरिएबल्स है, सिर्फ 2 ही वेरिएबल है। जैसे अपने जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, कॉलेज की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो 2 से ज्यादा वेरिएबल के लिए भी बच्चों हम उसे सोल्व करते हैं। बात समझ आई आपको? हाँ जी बच्चों, उसके बाद देखो, एक तो आप समझ गए जेड फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसी फंक्शन को हमें मैक्सिमम या मिनिमम, अधिकतम या न्यूनतम बच्चों इसका ज्ञात करना होता है। ठीक है, इसके बाद होता है बच्चे कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन या हिंदी में बोलते हैं इसको व्यवरोध। कंस्ट्रेन का मतलब है, क्वेश्चन वाइज मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको मैं दिखाता हूँ कंस्ट्रेन किन्हें कहते हैं। तो देखो बच्चों, कंस्ट्रेन बोला जाता है व्यवरोध को, यानी जो कंडीशंस यूज करनी है। देखो z इक्वल 3x+4y हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसे हम मैक्सिमम या मिनिमम किस कंडीशन में करना चाहते हैं, कि जब x और y का टोटल लेस देन इक्वल 4 रहे, यानी x+y हमेशा लेस देन इक्वल क्या रहे बच्चों, 4 रहे, ये कंडीशन है। इस कंडीशन को बच्चों अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको व्यवरोध बोला जाता है। पहले एक बार बच्चों क्वेश्चन का पूरा है ना फॉर्मेट समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन तो ये बहुत इजी है, ये फ्री के नंबर है बच्चों, एकदम ग्राफ बनाना है बस इनमें और आपको मैक्सिमम मिनिमम बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है बच्चों, इन्हें क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट बोल देते हैं। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, ये कंडीशन नंबर सेकंड है, ये कंडीशन नंबर थर्ड है। इस कंडीशन को समझो, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका मतलब है कि x भी 0 से बड़ा होना चाहिए, y भी 0 से बड़ा, तो वो कुल मिला के जाता है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या मतलब होता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं, और इस चैप्टर में जो डेफिनेशंस आएगी उन पे अपने बात करते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। एक होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपने पास, जिसे हमें मैक्सिमम और मिनिमम, जिसका मैक्सिमम या मिनिमम हमें फाइंड करना होता है। उसका मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिए होते हैं बच्चों, कंस्ट्रेंट दिए होते हैं, कंस्ट्रेंट, ठीक है, जिसे हिंदी में व्यवरोध कहते हैं। उन कंस्ट्रेंट के अंदर रहते हुए वो रिस्ट्रिक्शंस है अपने पास, एक तरीके से क्या है बच्चों, रिस्ट्रिक्शंस है। इस बात को, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ऐसे समझो कि जैसे आपको 5 किलो आटा दे दे कोई, ठीक है, 5 किलो आटा दे दे, और मान लो 1 किलो आपको कोई दे दे घी दे दे, ठीक है, और कुछ चीनी दे दे और अदर मटेरियल दे दे, और आपको कहे कि इन इतनी चीज से ही आपको केक बनाने हैं बच्चों, क्या बनाने हैं, केक बनाने हैं। तो बताओ आप कितने केक बना पाओगे। तो बच्चों जब वो कह रहा है ना नहीं इतनी ही चीज मिलेगी आपको, तो उसने कंडीशन लगा दी कि बस इससे ज्यादा नहीं ले सकते आप। या आपको कह दे, कोई आपके घर पे मेहमान आया हो, उस केस में कहे आपको कि 4 कप चाय बना के लेके आओ, तो ऐसे तो है नहीं, आपके घर पे जितनी भी चाय पत्ती है, जितना दूध है, आप सारा का सारा यूज करके कहोगे कि ये जो मैंने बनाई ये 4 कप है, अपने आप ले लो। ऐसे नहीं है। आपको ये कहा जाता है कि कम से कम मटेरियल या कम से कम आप प्रोडक्ट यूज करो, उससे ज्यादा परफॉर्मेंस दो, यानी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है आपके ऊपर। ऐसे नहीं कि आप उसके अंदर चाय पत्ती ज्यादा खराब कर दो, दूध ज्यादा वेस्ट कर दो, या अपने कुछ आटे से रोटियां बना रहे हैं तो आटा ज्यादा वेस्ट कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि जिससे फिजूल खर्ची ना हो। ये अगर आप छोटे लेवल पे क्वेश्चन देखो, तो जैसे मैंने आटा बोल दिया या घर के खर्चे बोल दिए ना, अब इसको बड़े लेवल पे लेके जाओ बच्चों। जैसे आप घर के अंदर तो मान लो कि 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच आप चाय पत्ती डाल देते हो, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बच्चों बड़ी कंपनी लेवल पे सोचो, अगर कंपनी आपको 1 1 चम्मच एक्स्ट्रा चाय पत्ती देने लग जाए ईच पैकेट के अंदर, तो देखो कंपनी को कितना बड़ा लॉस होगा, क्योंकि कंपनी जो नंबर ऑफ पैकेट्स है, हजारों लाखों के अंदर नंबर ऑफ पैकेट्स बनाती है। तो सोचो कि रिस्ट्रिक्शंस कितना जरूरी है, ठीक है। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसको मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए आपको उन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रह के ही उसको सोल्व करना होता है। अब बच्चों सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाएगा, तो बच्चों पहले अपने सिंपल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज विच सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट, वो सारी की सारी वैल्यू जो आपके कंस्ट्रेंट जो है आपके पास, जो आपके पास व्यवरोध है, ठीक है, उन सभी को जो सेटिस्फाई करेगी, यानी आप एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू फाइंड करोगे तो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे, वो वैल्यू फिर आप इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देखोगे किस पर मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है।
वही आपका क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन होगा। तो मैं बच्चों आपको इसके लिए एक क्वेश्चन करवाने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि आपको लीनियर, ये जो अपने पास इनइक्वालिटी होती है जिसे हम क्लास 12th के अंदर चैप्टर 5 के अंदर करते थे, जो अपने पास लीनियर इनइक्वालिटी थी, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, असमीकाएं हैं। अगर आपको लीनियर इनइक्वालिटी आती है समझ, तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा। तो बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं आती तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो मैं आपको करवाता हूँ ये लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व किया जाता है। एक मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, देखो ये जैसे 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल, बच्चों मैंने 12 लिखा, तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। एक बच्चों ये सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी है, एक ही है ये। ठीक है, इसका मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। देखो बच्चों, इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको एक बॉक्स बनाना होगा। क्या बनाना होगा बच्चों, बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर बच्चों आपको क्या पुट करना होगा, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। एक्स और वाई की वैल्यू सबसे पहले बच्चों आप जीरो यूज किया करो, जीरो के अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनता है वो एक्सिस को कट करेगा और वो इजी रहेगा। तो सबसे पहले अगर अपने एक्स जीरो पुट करें तो बच्चों वाई क्या आएगा। देखो एक्स अगर जीरो पुट हो गया तो ये पोर्शन तो कैंसिल हो गया, 3 × 0 0, सिर्फ अपने पास ये रहा 4y इक्वल 12। लेस देन एक बार मैं नहीं बोल रहा, देखता ही जाओ क्यों, क्योंकि अपने लाइन बनाएंगे सबसे पहले ग्राफ के अंदर बच्चों, अपने ये लाइन बनाना चाहते हैं। देखो ये अपना कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्स डैश, ये बच्चों y, ये y डैश, ये अपना आ गया बच्चों ओरिजिन। तो इसके अंदर अपने ये लाइन बनाना चाहेंगे। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 12, एक्स जीरो आया तो बच्चों 4 से ये 12 कर देगा, y आएगा 3 आपके पास। और अगर आप y जीरो पुट करते तो 3 से 12 कर जाएगा बच्चों 4। ठीक है, ये आपका बॉक्स बन गया। अब बच्चों ये जो मैंने बॉक्स बनाया ना, ये लाइन का बॉक्स बनाया है। 3x प्लस 4y इक्वल 12 का बॉक्स बनाया है मैंने, ना कि लेस देन के लिए। आपको क्लास 11th में ये समझाया जाता था कि इनइक्वालिटी जो होती है, इनइक्वालिटी वो आपको बच्चों क्या देती है, शेडेड एरिया देती है, या शेडेड रीजन, या शेडेड एरिया। शेडेड रीजन में बोल देता हूँ एक बार, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ एरिया। ठीक है, लाइन जो होती है, लाइन तो सिर्फ लाइन क्रिएट करेगी, लेकिन ये जो इनइक्वालिटी लगती है ना, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल के जो सिंबल होते हैं, वो आपको क्या देते हैं बच्चों, एक शेडेड एरिया देते हैं। तो मैं बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा। तो बच्चों एक्स पे देखो, एक्स पे कहाँ तक जाना है, 0 और 4, तो 4 तक जाना है। ये बच्चों एक्स पे मैंने स्केल लिया है 4 का, तो ये 4,0 पॉइंट हो गया। वाई पे हमें 3 तक जाना है, या तो 1 2 3 करके चले जाओ, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक बार, ये 0,3 आ गया। ठीक है, अब 1 2 3 4 या 1 2 3 करके भी जा सकते थे। अब बच्चों अपनी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन बच्चों ये है। ठीक है, ये गई अपनी लाइन। ठीक है, ये अपनी लाइन चलेगी, लेकिन ये तो लाइन का ग्राफ हुआ ना, ये तो लाइन का ग्राफ है, ये लाइन का ग्राफ हुआ। ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की ये तो इसका ग्राफ है, 3x प्लस 4y इक्वल 12। लेकिन हमें क्या दिया था, हमें तो दिया था बच्चों 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 12। तो लेस देन इक्वल 12 चेक करने के लिए, इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो लाइन है बच्चे, इसके दो साइड एरिया क्रिएट हो रहे हैं, एक तो इधर, यानी इस लाइन से इधर वाली साइड, और एक इस लाइन से ओरिजिन की तरफ, दो साइड एरिया क्रिएट हो रहे हैं। तो अपने को ये चेक करना है लेस देन इक्वल 12 वाला कौन सा एरिया है, उधर वाला या ओरिजिन की तरफ वाला। इसको चेक करने के लिए बच्चों आपको क्या करना है कि लाइन जो इनइक्वालिटी दी है आपको, उसके अंदर आपको एक्स और वाई की जगह क्या पुट करना है, 0 0 पुट करना है। एक्स और वाई की जगह 0 पुट करना है। तो बच्चों एट एक्स इक्वल वाई इक्वल 0 इन इक्वालिटी, तो आपके पास देखो क्या आएगा। तो बच्चों आपके पास आया, देखो x की जगह 0, y की जगह 0 आया, तो ये बना 0 <12। अब 0 <12 बच्चों ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये देखना है। 0 <12, जीरो क्या छोटा होता है 12 से, अगर ये ट्रू है बच्चों, वैसे ट्रू ही है ना, जीरो छोटा होता है 12 से, तो अगर ये सच आ जाए, सत्य आ जाए, ट्रू आ जाए, इस बात का मतलब है कि ये जो लाइन चाहती है कि वो ओरिजिन की तरफ आए, ओरिजिन की तरफ का एरिया शेडेड हो जाएगा। अब बच्चों मैंने सिर्फ इतना एरिया शेडेड क्यों किया, ये बाकी एरिया शेडेड क्यों नहीं किया, क्योंकि ओरिजिन की तरफ तो ये भी आ रहा था, ऐसे आ रहा था ओरिजिन की तरफ तो। ठीक है, तो मैंने ये एरिया शेड क्यों नहीं किया,
तो इसके पीछे रीजन पे बात करते हैं अपने। एक सेकंड, मैं ये एक बार रफ कर दूं। हाँ जी बच्चों, मैंने ये एरिया इसलिए शेड नहीं किया क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है, ये देखो, हमारा ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर ये जो कंडीशन अगर आप यूज करोगे, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, तो ये जो कंडीशन होती है बच्चों, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बताती है। ये कहती है सिर्फ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो सिर्फ आपका यही एरिया शेड होगा बच्चों। आई होप सो आपको बात समझ आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी इनइक्वालिटी देगी वहां से आपको एक बॉक्स बनाना है, जिससे आप लाइन बना लोगे। लाइन बनाने के बाद आप उसके अंदर पहली चॉइस है 0 0, 0 0 पुट करके देख लोगे कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो अपने ओरिजिन की तरफ का एरिया शेड कर देंगे, अगर वो फॉल्स बोलता तो उधर का एरिया मैं शेड कर देता। ठीक है, तो इस तरीके से इनइक्वालिटी के अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी के अंदर बच्चों और भी जैसे हमारे पास क्लास 11th में क्वेश्चन थे, जैसे मैं ये इनइक्वालिटी की एक आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ। जैसे x प्लस वाई लेस देन इक्वल बच्चों -12 है, मान लो -12 है। क्या है बच्चों? -12। अगर इस माइनस को अपने रिमूव करना चाहे, अगर इस माइनस को इधर लाना चाहे ना बच्चों, तो उस केस में ये बीच वाला सिंबल क्या हो जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा। उस केस में इसको ऐसे कर दिया जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी बच्चों याद रखना इनइक्वालिटी की, आपके ये काम आएगी जब अपने चैप्टर के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनका देंगे। तो बच्चों हमने क्या सीखा, अभी अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करवाए, अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करवाया, मैं सिर्फ आपको बेसिक ब्रीफ बता रहा हूँ इस चैप्टर का। हमें क्या करना है, हमारे पास जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसका हमें मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का अपने यूज करेंगे। जो भी हमें डेटा दिया जाएगा उसका हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम उसे क्या करेंगे बच्चों, सोल्व करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस है। ठीक है, तो उन डेफिनेशंस को मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, वो डेफिनेशन कौन कौन सी है। और ये जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो मुझे मैसेज कर देना, मैं ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन वो था जो मैंने शेडेड रीजन किया था, उसको बच्चों फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब वो पूरा एरिया। ठीक है, set of value of variable which satisfy the all constraint with non negative constraint also called feasible solution। कि आपके जो constraint के अंदर जो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, वो पॉइंट जो आपकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, इसको ऐसे समझो, जो आप सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हो अगर वो आपकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे तो उनसे जो बनेगा रीजन, उसी को ही फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। और फिजिबल सॉल्यूशन में से वो एक पॉइंट या एक से ज्यादा पॉइंट जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना बच्चों जिसको आपको मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए था, तो आपका जो शेडेड रीजन आएगा उसके कॉर्नर पॉइंट जो होंगे बच्चों, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अभी जैसे मैंने एक शेड किया था ना, उसके कॉर्नर पॉइंट दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये ग्राफ है बच्चों, इसके ये कॉर्नर पॉइंट है, देखो ये वाला रहा, ये वाला रहा। जैसे मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, कि सर ये ओरिजिन भी तो कॉर्नर पॉइंट है बच्चों। ओरिजिन कॉर्नर पॉइंट है लेकिन अपने लेंगे नहीं, इसके पीछे एक रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है बच्चों, ओरिजिन का मतलब है कि फंक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। देखो यहाँ पे एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है। एक्स जीरो और वाई जीरो का मतलब है कि फंक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है ये। फंक्शन यहाँ से कुछ आगे पीछे होगा तभी तो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड होगा। तो ये ए पॉइंट और ये जो बी पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे अगर अपने इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे, जो हमारा जेड है ना, जेड, उसके अंदर अगर अपने ये पॉइंट पुट करके वैल्यूज निकालेंगे, मान लो एक पे 10 आई, एक पे 12 आई, मान लो, तो जो 10 आएगी उसको अपने मिनिमम कह देंगे, जो 12 आएगी उसको अपने बच्चे क्या कह देंगे, मैक्सिमम कह देंगे। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो शेडेड रीजन है, इसको बोला जाता है बच्चों फिजिबल सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? फिजिबल रीजन या फिजिबल सॉल्यूशन। इनके ये जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं इनको बोला जाता है फिजिबल सॉल्यूशन, ये कॉर्नर पॉइंट। और इसमें से वो पॉइंट जो आपके जेड को मैक्सिमम या मिनिमम करता है उसको बोला जाता है बच्चों ओएस। उसको क्या बोला जाता है? ओएस, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन या ओएस बोला जाता है। ठीक है, तो अब आपको जो मैंने डेफिनेशन शो की है, आई होप सो आपको वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी। बाकी चैप्टर जैसे जैसे खत्म होगा, चैप्टर में अपने आगे बढ़ेंगे, आपको समझ आने लग जाएगा। तो मैंने आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन बता दिया कि वो पॉइंट जो
आपके फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम कर दे, आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो आपकी एलपीपी की जो प्रॉब्लम है उसके अंदर जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मैक्सिमम मिनिमम करेगा, वही आपका ओएस कहलाएगा बच्चों, उसको आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आई। हम ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं बच्चों, इस ग्राफिकल मेथड के अलावा भी मेथड्स होते हैं, सिंपलेक्स मेथड और भी होते हैं, लेकिन उनका अपने यूज नहीं करेंगे, वो बड़ी क्लासेस में करते हैं अपने कॉलेज लेवल के अंदर। ठीक है, ग्राफिकल मेथड सबसे इजी होता है बच्चों, इजीस्ट मेथड है, सबसे इजी मेथड है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, और फिर इसके कॉर्नर पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि कॉर्नर पॉइंट पे ही आपको आपके मैक्सिमम मिनिमम मिलेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो भी आपकी ये कंस्ट्रेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बना के फिजिबल रीजन निकाल के उसको सोल्व करोगे। तो आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो एक बार आप इसके एग्जाम्पल पढ़ लेना, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, और मैंने ये जो लेक्चर आपको दिया है इसकी आप नोटबुक में थोड़ा सा नोट कर लेना जैसा भी आपको लगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।